श्रोताओं नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सेहत के इस संवाद में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चिजल भाटिया, जो कि पेशे से एक प्लास्टिक सर्जन हैं, और आज इनसे हमारी बातचीत का विषय है प्लास्टिक सर्जरी कब, क्यों और कैसे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर भाटिया, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी। डॉक्टर भाटिया, सबसे पहले अगर हम अपने श्रोताओं को बहुत ही सरल अंदाज में समझाना चाहें तो प्लास्टिक सर्जरी है कब, इसकी कब शुरुआत हुई, और आज जो हम प्लास्टिक सर्जरी समझते हैं उसमें क्या क्या कुछ चल रहा है? जी देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक तकनीक है, एक ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। प्लास्टिक शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ को आकार देना या उसको ढालना। ये ग्रीक भाषा प्लास्टिकोस से लिया गया है। तो हम जो सर्जरी करते हैं हम आपके शरीर को बेहतर दिखने के लिए ऑपरेशन करते हैं, या कोई कठिनाई है जैसे कि कोई डिफेक्ट है, जैसे कि कोई मांसपेशी का डिफेक्ट है, कोई सॉफ्ट टिश्यू का डिफेक्ट है, उसको ठीक करने के लिए हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले महर्षि सुश्रुत के थ्रू। उन्होंने सबसे पहली जो हमारी किताबों में लिखी हुई है, सबसे पहले उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करी थी। उन्होंने नाक का पुनर्निर्माण किया था, दोबारा बनाया था नाक को, गाल का और माथे का मांस इस्तेमाल करके। तो वहीं से प्रिंसिपल्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी शुरू हुए थे, और ऐसे करते करते आगे बहुत एडवांसमेंट्स हो गई हैं, और आजकल प्लास्टिक सर्जरी में बहुत कुछ किया जा रहा है। देखिए, अब प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत लोगों को आमतौर पे पड़ती है दो चीज़ों के लिए। जैसे कि एक तो खूबसूरत दिखने के लिए, किसी चीज़ को आप बेहतर दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि नाक को ठीक दिखाना है, आँख को, होठों को बेहतर दिखाना है, ब्रेस्ट की कोई सर्जरी करानी है, पेट की कोई ऑपरेशन कराना है, इसके लिए हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण इसका हिस्सा होता है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, मतलब पुनर्निर्माण करना किसी चीज़ का। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे जले हुए मरीज़ों का इलाज होता है, कुछ बच्चे हैं जो किसी दोष के साथ पैदा होते हैं, उनका इलाज करना, उसको ठीक करना, कैंसर को जब निकाला जाता है तो उसको दोबारा बनाने के लिए हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, हाथ के ऑपरेशन करते हैं, कोई चोट, ऐसी गंभीर चोट लग गई है जिसमें कोई जख्म भर नहीं रहा है या परेशान कर रहा है लंबे समय तक, उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी करी जाती है। और आजकल बहुत सारे रिसेंट एडवांसेस भी हो गए हैं, जैसे कि माइक्रो सर्जरी, माइक्रोस्कोप की मदद से ऑपरेशन होते हैं, तो बहुत कुछ किया जा रहा है आजकल। डॉक्टर भाटिया, हम कई बार देखते हैं नवजात शिशुओं को उनके होठों पर एक विकार आ जाता है, जिसमें कई बार प्लास्टिक सर्जरी से उसे ठीक किया जाता है। थोड़ा इसके बारे में बताएं, ये क्या दिक्कत होती है और इस केस में प्लास्टिक सर्जरी का क्या रोल है? जी, तो जैसे आपने कहा कि होठों में विकार आ जाता है, इसको हम अपनी मेडिकल की भाषा में क्लेफ्ट लिप बोलते हैं, जैसे कि कटे हुए होंठ आम भाषा में। तो कुछ बच्चे कटे हुए होठों के साथ पैदा होते हैं, कटे हुए होंठ भी हो सकते हैं, कटे हुए तालू भी हो सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि जिस वक्त बच्चा पैदा हो रहा है उसी वक्त प्लास्टिक सर्जरी से एक आप संपर्क करिए। हम आपको गाइड करते हैं कि बच्चे को उससे क्या क्या तकलीफ हो सकती है, उसमें खाने पीने के लिए कैसे आपको हम गाइड करते हैं। फिर क्या होता है कि बचपन में ही ऑपरेशन किया जाता है उस चीज़ का। होंठ का ऑपरेशन हम 3 महीने पर करते हैं, तालू का ऑपरेशन हम 9 महीने से 12 महीने की उम्र में करते हैं, और ऑपरेशन के बाद बच्चा ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है, कोई तकलीफ आगे नहीं रहती है। अगर कुछ निशान मान लीजिए उसके बाद रह भी जाए, वो बाद में जब बच्चा बड़ा होता है उसको ठीक किया जा सकता है। कॉस्मेटिक्स के लिहाज से बात करें तो पहले प्लास्टिक सर्जरी को ज़्यादातर बॉलीवुड से जोड़ करके देखा जाता था, और ऐसा भी कहा जाता था कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो प्लास्टिक सर्जरी की ओर जाते हैं। अभी की स्थिति क्या है? क्या टियर 2 सिटी में भी प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक्स के लिए की जा रही है? क्या इसके फ़ायदे हैं, और टियर 2 सिटीज़ में, टियर 1 सिटीज़ में किस तरह के लोग आते हैं जिनको रिक्वायरमेंट्स होती हैं? आपने सही कहा कि हम लोग शुरू से ऐसा समझते रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ ही कराते हैं। आजकल ऐसा नहीं है। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग आजकल फोटोग्राफ्स शेयर करते हैं, सब लोगों को खूबसूरत दिखना पसंद होता है। तो आम आदमी भी आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत कॉमनली करा रहे हैं। स्पेशली इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो लोग आजकल वीडियोस बनाते हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि हम बेहतर दिखें, कोई चेहरे पे निशान है तो वो ना नज़र आए, हमारा चेहरा बेहतर दिखे। तो आम आदमी भी ऑपरेशन आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी भी बहुत कॉमनली कराई जा रही है। टियर 2 सिटीज़ में भी आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत कॉमनली हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल बॉलीवुड के लोग और मूवीज़ के लोग ही कराएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी होती है। प्लास्टिक सर्जरी के रेट्स जितनी बाकी सर्जरीज के हैं उतने ही ऑलमोस्ट होते हैं। थोड़ा ये बताइए कि कॉस्मेटिक्स के लिए जब कोई कैंडिडेट आता है आपके पास, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं? हालांकि प्लास्टिक सर्जरी का जो इतिहास है कॉस्मेटिक्स के लिए वो दशकों पुराना है। अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई और अब लगभग सभी एशियाई देशों में और टियर 2 सिटीज़ में भी ये देखने को मिलता है। 10 से 20-30 साल पहले की जो प्लास्टिक सर्जरी होती थी, अब उसमें क्या एडवांसमेंट आई है? थोड़ा इसके बारे में बताइए, अगर हम कॉस्मेटिक्स के लिहाज से बात करें। जी, कॉस्मेटिक्स के लिहाज से जैसे आप अगर एग्जांपल ले राइनोप्लास्टी का, राइनोप्लास्टी में आजकल बहुत नई नई टेक्निक्स हमारे पास आ गई हैं, जिसके साथ हम अपने रिजल्ट्स को बहुत रिफाइन कर चुके हैं। नई नई मशीन्स अवेलेबल हैं हमारे पास, और नए फाइन इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, जिससे कि सर्जरी बहुत फाइन हो गई है और रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव हो गए हैं। ब्रेस्ट सर्जरीज़ में जैसे सिलिकॉन इम्प्लांट के बारे में आप जानते होंगे, वो अलग अलग जनरेशन के इम्प्लांट्स यूज़ होते रहे हैं और वो धीरे धीरे इंप्रूव हो गए हैं। आजकल हम
7th जनरेशन ऑफ सिलिकॉन इम्प्लांट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत बेहतर हैं पहले से, तो उनसे एसोसिएटेड रिस्क भी बहुत कम हो गए हैं। अब्डोमिनोप्लास्टी और लाइपोसक्शंस के लिए हमारे पास आजकल नई नई मशीन्स अवेलेबल हैं, लेज़र मशीन्स अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं, पेशेंट्स को आराम जल्दी मिलता है, हॉस्पिटल में मरीज़ का स्टे कम हो जाता है, मरीज़ जल्दी घर जा सकता है। अगर कोई मरीज़ प्लास्टिक सर्जरी के लिए आ रहा है, अगर हम कॉस्मेटिक्स के लिहाज से बात करें, तो क्या उसके लिए प्री रिक्विजिट्स होते हैं? किस तरह की फ़िटनेस होनी चाहिए? क्या शुगर या हाई बीपी का पेशेंट है वो भी जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी के लिए? थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी देखिए, शुगर और बीपी की वजह से एज सच कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप ऑपरेशन नहीं करा सकते, ऑपरेशन किया जा सकता है। कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें हम थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहते हैं, जैसे कि जो मरीज़ स्मोक करते हैं उनमें हम थोड़ा सा प्लास्टिक सर्जरी करते वक्त सोचते हैं दो बार पहले कि हम करें कि नहीं करें। कुछ मरीज़ों में कुछ हार्मोन को चेंज करने की दवाइयाँ चल रही होती हैं, उनको हमें चेक करना ज़रूरी होता है कि उसकी वजह से कोई परेशानी ना हो। अदरवाइज़ शुगर और बीपी अगर आप कंट्रोल में रख रहे हैं, उसकी आप दवाई ले रहे हैं, उसकी वजह से आपको प्लास्टिक सर्जरी कराने से कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप करा सकते हैं। अब बात करते हैं रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी की, जहां पर प्लास्टिक सर्जरी एक ज़रूरत बन जाती है। कौन कौन से केसेस हैं ऐसे? आप चूँकि इस पेशे में हैं, किस किस तरह के मरीज़ आते हैं और उनकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मरीज़ की ज़िंदगी वाकई बदल देती है और मरीज़ की ज़िंदगी बचा सकती है। तो सबसे पहले आप देखिए, बर्न्स के मरीज़ जो जल जाते हैं, उनको पहले 48 घंटे में सही इलाज मिलना बहुत ज़रूरी होता है, फर्स्ट एड देना बहुत सही ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं कि कोलगेट का पेस्ट लगा लेते हैं, रतन जोत लगा लेते हैं, कुछ प्रकार की घरेलू पदार्थ इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से ज़ख्म में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये फर्स्ट एड सही से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब कोई बर्न की इंजरी हुई है तो आप प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करिए। कुछ अगर ज़्यादा परसेंट ऑफ बर्न है, जैसे कि मान लीजिए 30% से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा लाइफ का खतरा भी बढ़ जाता है उसमें, उसके लिए मरीज़ को दाखिल होकर अच्छे से इलाज की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ये कि एक बार जब मरीज़ का इलाज हो गया, उसके बाद कुछ प्रकार के डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं जलने के कारण, जैसे कि कुछ लोगों के हाथ टेढ़े हो जाते हैं, कुछ लोगों का गर्दन चिपक जाती है, तो वो सब डिफॉर्मिटीज़ को भी आगे जाके ठीक किया जा सकता है, जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग की मदद से उन सब चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। बर्न में भी अगर गहरा बर्न है तो शुरू के 3-4 दिन में भी स्किन ग्राफ्टिंग की कई बार ज़रूरत पड़ती है। आजकल बहुत से मरीज़ कई चोटों के निशान आ जाते हैं, बड़े स्कार हो जाते हैं, या फिर छोटी स्कार्स के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी के लिए आते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताइए, किस किस केस में मरीज़ आते हैं और क्या जो निशान होते हैं वो पूरी तरह से बिल्कुल गायब करना संभव है? देखिए, कोई भी ऑपरेशन का निशान ना रहे ये संभव नहीं है। ऑपरेशन का निशान रहता है, प्लास्टिक सर्जन्स बस उस निशान को इस तरह से देते हैं कि वो या तो दूर से नज़र नहीं आता या किसी तरह से हम उसको छुपा देते हैं। एवरी सर्जरी लीव्स अ स्कार, मतलब हर ऑपरेशन से स्कार रहता ही है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक सर्जन कोई जादू करके आपको बिना स्कार का बना देंगे। वो स्कार रहता है, लेकिन वो स्कार इस प्रकार से रहता है कि सामने वाला देख के बता नहीं सकता कि वहाँ पे एक स्कार है। जी। और अगर कोई जब चोट लगती है तो हम उसको एक स्पेशल टेक्निक से उसके हम सूचरिंग करते हैं, टाँके हम बहुत फाइन टाँके लगाते हैं जिनका निशान दिखता नहीं है इजीली। किसी भी तरह की सर्जरी हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की हो या फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो, इसके बाद जो मरीज़ होते हैं उन्हें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन हो? जी देखिए, ये बहुत ब्रॉड चीज़ है कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी सब स्पेशलिटीज़ आती हैं, जैसे कि मान लीजिए हैंड सर्जरी, कोई हाथ का ऑपरेशन हम कर रहे हैं, तो हैंड सर्जरी में सबसे ज़रूरी है कि आप हैंड की पोजीशन और फिजियोथेरेपी का खास ध्यान रखें। कोई भी हैंड का ऑपरेशन हो रहा है उसमें आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वरना हाथ की मांसपेशी अकड़ जाती हैं और हाथ की डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो हाथ के केसेस में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए किसी कैंसर का हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कैंसर के लिए फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, ये सब का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। हम मान लीजिए कोई और जैसे डायबिटिक फुट का इलाज करते हैं, कोई डायबिटीज़ की वजह से ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको अपने डायबिटीज़ भी कंट्रोल साथ में करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, डिपेंड करता है कि मरीज़ को प्रॉब्लम क्या है। हम बात करें सर्जरी के बाद की पोस्ट सर्जरी, तो क्या किसी तरह की दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं? हाँ देखिए, ऑपरेशन के बाद हम आपको एक बेसिक एंटीबायोटिक्स भी देते हैं ताकि आपको इन्फेक्शन का रिस्क कम हो, दर्द के लिए दवाई दी जाती है। उसके अलावा बस जो क्रीम्स होती हैं जो स्कार कम करती हैं, जो ज़ख्म को भरने में मदद करती हैं, उन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर भाटिया, थोड़ा ये बताइए कि अगर हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करें, ये अभी कितना कॉमन हुआ है टियर 2 सिटीज़ में, और इसके खर्चे का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है?
जी, देखिए कॉमन बहुत है क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी एक हेल्पिंग ब्रांच है। जो आपके हड्डी के डॉक्टर हैं, जो आपके जनरल सर्जरी के डॉक्टर हैं, आपकी ईएनटी के डॉक्टर हैं, उन सबको किसी ना किसी मोमेंट पर प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जो चीज़ें कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत है, तो ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है और प्लास्टिक सर्जन्स आजकल थोड़ा ईजिली अवेलेबल हैं हर शहर में। टियर 2 में भी काफ़ी प्लास्टिक सर्जन्स आपको मिल जाएंगे, तो बहुत कॉमन है। और खर्चे की अगर हम बात करें, देखिए कॉस्मेटिक सर्जरी एक पेशेंट का डिज़ायर होता है, तो उसके रेट्स डेफिनेटली थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। बट जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है जिसकी पेशेंट को ज़रूरत है, उसके रेट्स ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितना कि बाकी ऑपरेशन के रेट्स होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी होती है। आज से 15 से 20 साल पहले की बात करें और अब के समय से तुलना करें, तो प्लास्टिक सर्जरी में कितने बदलाव आए हैं तकनीकी लिहाज से, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कितनी सेफ है इस समय प्लास्टिक सर्जरी? और जैसा आपने बताया कि इस समय जो 7 जनरेशन्स के सिलिकॉन आ रहे हैं, इससे कितने एसोसिएटेड रिस्क घटे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, देखिए एडवांसेस बहुत हो गए हैं। शुरुआत जैसे हुई थी, आप लोगों ने सुना होगा कि स्किन ग्राफ्टिंग होती थी और हम फ्लैप कवर्स किया करते थे, वहाँ से शुरुआत हुई थी। अब क्या है कि बहुत एडवांसेस हो गए हैं। माइक्रोवास्कुलर सर्जरी होने लगी है माइक्रोस्कोप की मदद से, लिम्फेडिमा सर्जरी होने लगी है, फ्री फ्लैप्स होने लगे हैं। फ्री फ्लैप्स यानी कि हम खून की नसों, बारीक नसों को जोड़कर एक मांस को एक जगह से उठाकर हम दूसरी जगह पे जोड़ सकते हैं। ये सब तकनीकें आजकल इस्तेमाल होने लगी हैं। दूसरा, आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि हम हैंड ट्रांसप्लांट भी करने लगे हैं, फेस ट्रांसप्लांट्स भी आजकल होने लगे हैं कुछ स्पेशलाइज सेंटर्स में। अगर मान लीजिए मरीज़ का हाथ नहीं है, तो जैसे किडनी डोनेट करी जाती थी, लिवर डोनेट किया जाता था, आजकल हाथ भी डोनेट किए जा सकते हैं। उसी प्रकार से आजकल चमड़ी भी डोनेट करी जा सकती है। इंडिया में कई जगहों पर स्किन बैंक्स अवेलेबल हैं जहाँ पर चमड़ी स्टोर करी रखी जाती है और ज़रूरत पड़ने पर जले हुए मरीज़ों में उस चमड़ी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारे एडवांसेस हो गए हैं। सिलिकॉन इम्प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो पहले ज़माने में क्या होता था, एक रिस्क रहता था कि सिलिकॉन इम्प्लांट अंदर फट जाता था कभी कभी, तो उसके लिए दोबारा ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती थी। आजकल के एडवांसमेंट्स में लेटेस्ट जो सिलिकॉन इम्प्लांट्स हैं, उन सब में खतरा बहुत कम हो गया है। पहले ये भी देखा गया था कुछ 20 से 25 साल पहले कि कुछ मरीज़ों में कैंसर हुआ था, उसकी वजह से वो रिपोर्ट्स में था, लेकिन अब जो इम्प्लांट्स आ रहे हैं उसकी वजह से वो प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। तो बहुत सेफ़ हो गई है। देखिए प्लास्टिक सर्जरी बिल्कुल सेफ़ सर्जरी है। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई रिस्की सर्जरी है। इसमें रिस्क उतने ही हैं जितने किसी भी ऑपरेशन में होते हैं, कि खून निकलने का रिस्क, इन्फेक्शन होने का रिस्क, वो सब रिस्क रहते हैं। उसके अलावा कोई रिस्क प्लास्टिक सर्जरी में ऐसा नहीं होता। डॉक्टर चिजल भाटिया, आज आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पे आपने बहुत ही डिटेल में जवाब दिया। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी।